आदित्य पटेल जी, मैनेजिंग डायरेक्टर द विनर्स इंस्टीट्यूट। विनर्स बनाते हैं, बच्चों को आगे बढ़ाते हैं, और इनके विनर्स सिर्फ प्रदेश में नहीं देश भर में पाए जाते हैं, क्योंकि नींव को मजबूत करना इसके लिए भी प्रतिबद्ध है। और मानना है इनका कि अगर नींव मजबूत हो तो सब कुछ आसान हो जाता है। हाँ जी, नमस्कार, गुड मॉर्निंग। आप सभी का स्वागत है आज के ज्योमेट्री के क्लास नंबर 23 में। चलिए, सब लोग एकदम बढ़िया हो, मस्त। और आपने देख ही लिया होगा कि कल फिर एक और नया अवार्ड विनर्स की झोली में। जेम्स ऑफ मध्य प्रदेश छत्तीसगढ़ का अवार्ड कल विनर्स को मिला है, जिसका मैंने एक शॉर्ट वीडियो आपको भी दिखाया। ठीक है, मध्य प्रदेश के रत्न की कैटेगरी में आपका अपना विनर्स इंस्टीट्यूट है, और ये सिर्फ आप लोगों की बदौलत ही हुआ है। चलिए, थैंक यू, थैंक यू। एकदम मस्त। चलो बढ़िया। और आप लोगों को दिखाने के लिए मैं ये लाया भी हूं, है ना। वैसे आप लोगों ने फोटो में देखा होगा, लेकिन आपको यहां और स्पष्ट दिखा देता हूं। ये अवार्ड मिला है कल जी न्यूज की तरफ से, है ना। बाकी आपने प्रोग्राम और वीडियो देखा ही होगा। सो थैंक यू, आप सभी को बहुत सारा धन्यवाद, और आप लोगों को भी बधाइयां, क्योंकि आप भी विनर्स परिवार का ही हिस्सा है। तो अवार्ड, आप इस अवार्ड के हकदार आप भी हैं, और असली हकदार तो आप ही हैं। ठीक है, थैंक यू, थैंक यू। चलिए, बिल्कुल सीएचएसएल का रिजल्ट आ गया है। विनर्स के बहुत सारे बच्चे सिलेक्ट भी हुए हैं, है ना। और उनके साथ अभी एक जल्द ही सेशन भी रखने वाले हैं हम लोग। ओके, चलिए भाई, अभी करते हैं शुरुआत अपने सेशन का, है ना। लेट्स स्टार्ट। फुल स्क्रीन करिए, फिर और बात करते हैं, क्योंकि कल का दिन और है, फिर छुट्टी लग जाएगी, है ना। क्वेश्चन नंबर 156 आपके सामने है, पढ़िए इस वाले क्वेश्चन को जल्दी से। ओ केंद्र वाले वृत्त की जीवा ए बी वृत्त को ए पर स्पर्श करती है, थीटा का कोण अंतरित करती है, ए बी ओ की माप क्या होगी? बताओ जल्दी से। ओके, ये वाला हो गया था क्या? ऐसा क्यों लग रहा है ये हो गया था? एक मिनट। अच्छा, मैंने पीपीटी गलत खोल ली ना। एक मिनट, वही मैं सोच रहा था इतना पीछे कैसे आ गए। ठीक है, ठीक है। हाँ, 169 से शुरू करना था। ये रहा आपका 169 क्वेश्चन। आइए देखते हैं इसको। ठीक है, ओके। हाँ, चलो, हाँ जी करें। किसी वृत्त का केंद्र O है, AB व्यास है, CD चाप कर्ण है ना।
जो ओसी त्रिज्या के बराबर है। एसी और बीडी को इस प्रकार बढ़ाया जाता है कि वे एक दूसरे को बिंदु पी पर काटते हैं। मैं आपको डायग्राम बना के बताता हूं। ये आपका एक छोटा सा सर्कल हो गया, है ना। इसमें एबी व्यास है, तो एबी व्यास को अपन ऐसा ले लेते हैं ताकि थोड़ा सा डायग्राम अच्छा बन जाए अपना, है ना। और यहां पे एक चाप कर्ण है, यानी चाप के ऊपर कर्ण है, जो कि इस प्रकार का कहलाएगा, है ना। इसी के साथ साथ यहां पे इसको आगे बढ़ाएंगे, ठीक है। तो ये यहां पहुंच गया और यहां पे आगे बढ़ाएंगे, तो ये पहुंच गया, है ना। अब आप समझें कि ये ए बी है, ये सी डी है, और ये आपका क्या हो गया, पी हो गया। ऐसा कुछ डायग्राम यहां पे बनेगा और ये केंद्र से होकर गुजर रहा है, यानी ये क्या है, कर्ण है। चाप कर्ण मतलब कि किसी चाप के ऊपर चाप को जब आप मिला दो, है ना, मान लीजिए कि ये एक चाप है और इन दोनों बिंदुओं को आप मिला दें तो ये होता है आपका चाप कर्ण, यानी कॉर्ड ही है एक प्रकार की, है ना। कॉर्ड जीवा ही है, नाम उसका अलग है। एसीबीडी को ये हो गया जो कि वृत्त के बाहर मिलते हैं। एपीबी का मान क्या होगा, एपीबी, आपको ये वाला एंगल बताना है, एपीबी का मान क्या होगा। उम्मीद है आप डायग्राम समझ गए होंगे। ठीक है जी, हाँ। ओके, चलो अब यहां पर एक छोटी सी बात आप समझने का प्रयास करेंगे। जैसे अगर मान लीजिए मैं O से लेकर C तक को मिला दूं और O से लेकर D तक को मिला दूं, तो क्या ये दोनों त्रिज्याएं हैं, OC और OD त्रिज्याएं हैं। O से लेकर C तक, O से लेकर D तक, ये आपकी त्रिज्याएं हो गई। अगर ये दोनों इक्वल हैं तो ये दोनों एंगल्स भी इक्वल होंगे, ये दोनों कोण भी बराबर होंगे, हाँ या ना। तो अगर ये दोनों एंगल्स बराबर हो गए, ये वाले एंगल्स बराबर हो गए, और यहां पर आप एक बात समझें कि ये भी दोनों बराबर हो जाएंगे। आपका O से लेकर A तक और O से लेकर B तक ये भी आपका बराबर हो जाएगा, क्योंकि ये भी आपकी त्रिज्याएं हैं, हाँ या ना। बिल्कुल, कुछ लोग 90 डिग्री बोल रहे हैं, कुछ लोग कुछ अलग बोल रहे हैं। वर्टिकल हॉरिजॉन्टल कुछ भी ड्रॉ करेंगे, कोई फर्क नहीं पड़ेगा, उसकी कोई समस्या नहीं है। ठीक है जी, हाँ बिल्कुल। तो आप एक बात समझो यहां पे, जैसे हम बात कर लेते हैं, इसको हम नाम दे देते हैं O, तो OC हो, OD हो, OB हो, ये सब क्या है, ये सब आपकी त्रिज्याएं हैं, रेडियस हैं, है ना। लेकिन अगर हम बात करते हैं, ये दोनों कोण आपके बराबर हो जाएंगे, है ना। और आप एक चीज और यहां पर ध्यान अगर दें, ठीक है, एक चीज आप अगर ध्यान दें तो ये आपका केंद्र है और ये एक प्रकार की क्या है, ये एक प्रकार की आपकी स्पर्श रेखा है ना, एकदम स्पर्श करते हुए ये यहां पे टच कर रही है। तो आपको पता है कि अगर केंद्र से हम जीवा को मिलाते हैं तो हमेशा क्या बनता है, ये केंद्र है और ये आप जीवा है, इसको अगर मिलाओगे तो ये हमेशा कितने अंश का कोण बनेगा। या फिर एक छोटा सा काम और करते हैं अपन, इसको हम और इससे मिला सकते हैं। अब देखना आप, ठीक है यहां तक। OC और CD बराबर है, हाँ। OC और आपका हो जाएगा CD, ठीक है। ठीक है, बताओ डायग्राम क्लियर है यहां तक सभी को। बिल्कुल, करेक्ट, हाँ बिल्कुल। CD भी जो है वो बिल्कुल बराबर होगा, सही बोल रहे हैं आप। क्या है, OC OD और CD, ये क्या हो जाएगा, तीनों एक दूसरे की इक्वल हो जाएगा। बेसिकली तीनों क्या है, त्रिज्याएं हैं, और अगर तीनों त्रिज्याएं हैं
तो एक प्रकार से ये तीनों एंगल्स भी बराबर हो जाएंगे। अगर ये तीनों एंगल्स बराबर हो जाएंगे तो हर कोण, ये वाला भी 60 का होगा, ये वाला भी 60 का होगा, और ये वाला भी कितने का होगा, 60 का होगा। तीनों एंगल्स भी बराबर हो जाएंगे, है ना, तीनों कोण बराबर आपके हो जाएंगे। इतनी बात आप समझ गए? हाँ, चलो अब एक छोटी सी बात और बताओ मुझे। आपको इन्होंने इनडायरेक्टली यही बोलने का प्रयास करा था कि ये आपका क्या है, एक चाप है, यानी ये आपका आर्क है। याद करो, केंद्र पर बनने वाला कोण परिधि पर बनने वाले का हमेशा दुगना होता है। तो ऐसा कुछ रिलेशन आपको यहां पे बनता हुआ दिखाई दे रहा है क्या? कहीं पे ऐसा कुछ हो रहा है? यहां से आप अगर देखोगे तो एक बन रहा है केंद्र पर 60 डिग्री, और अगर इसी से हम यहां पे आपसे पूछें कि बताओ यहां क्या बनेगा, तो यहां बनेगा 30 डिग्री। केंद्र पर बनने वाला कोण परिधि पर ये ऐसे बन रहा है कि ये आपका एक सीडी आर्क हो गया, ये केंद्र पर भी एंगल बना रहा है और ये सरकमफेरेंस पर भी बना रहा है। तो अगर यहां पे 60 है तो यहां पे उसका आधा यानी 30 डिग्री हो जाएगा क्या? जल्दी से बोल दो, ऐसा हो जाएगा? हाँ, ओके, बिल्कुल ठीक है। हाँ, कमेंट दिख रहा है भाई, सबका कमेंट दिख रहा है, तो आपको पता चल गया। इसी प्रकार आप चाहें तो इसको भी प्रूव कर सकते हैं, कोई समस्या नहीं है, आप इसको भी आराम से प्रूव कर सकते हो। अब अगला हमारा जो मुद्दा है वो ये है कि यहां पे बाकी कोण कितने अंश के बन रहे हैं, है ना। जैसे अगर हम यहां पर एक चीज समझने की कोशिश करें, हमें निकालना है एपीबी। तो अगर इसको एक ट्राइंगल के नजरिए से देखें, है ना, आप इसको इस तरीके से अगर थोड़ा सा देखने का प्रयास करोगे, मान लीजिए इधर ए है, इधर डी है और इधर पी है, तो आपको पता चल चुका है, मैं एडीपी की बात कर रहा हूं। तो आपको अभी तक एक पता चल गया है कि ये वाला कोण कितने अंश का है, 30 का। अगर ये वाला कोण पता चल जाए तो ये वाला तो हम आराम से पता लगा लेंगे। यानी हमें अब यहां पे कौन सा कोण पता लगाना है? हमें पता लगाना है ये वाला कोण, कि ये वाला पूरा कोण कितने अंश का होगा। ये बात समझ में आ रही है? ये वाला कोण कितने अंश का होगा। तो आप एक छोटी सी बात समझना यहां पे, अगर इसके बारे में हम बात करेंगे तो ये वाला आपको पता है एक प्रकार से ये आपका 90 डिग्री का एंगल होगा। ये दोनों तरफ क्या होगा, ऐसे 90 90 में बटा हुआ होगा, यानी इधर भी 90 का होगा, इधर भी 90 का होगा। तो ये वाला कोण आपका 90 का हो गया। तो अब आप आराम से ये वाला बता सकते हो, त्रिभुज के तीनों कोण होते हैं 180, 90 प्लस 120, 120 गया, आपका आंसर कितना आ जाएगा? 60। 60 इज योर आंसर, ऑप्शन सी बिल्कुल सही है। सीडी त्रिज्या नहीं है, त्रिज्या के बराबर है ना। इक्विलेटरल ट्राइंगल बनेगा, समबाहु त्रिभुज बनेगा। ओसीओडी त्रिज्या है तो ये त्रिज्या के बराबर है, लेकिन सीडी त्रिज्या नहीं है, लेकिन त्रिज्या के बराबर है, ऐसा मेरा लिखने का मतलब था। क्लियर है? हाँ, 90 माइनस 60/2 नहीं, ओके। हाँ भाई, पूरे अपन 200 क्वेश्चन करेंगे, चिंता ना करो आप, है ना। थोड़ी सी कॉम्प्लेक्सिटी है, आपको केवल एक बार, आपको मेन क्या है ये प्रूव करने में लग गया। ये अपने आप में एक इक्विलेटरल ट्राइंगल है, तो इसके तीनों एंगल 60 होंगे। यहां 60 है तो ये वाला उसका हाफ होगा, जो मैंने आपको समझाया था कि ये किससे बन रहा है, चाप से बन रहा है ना। तो आर्क से बन रहा है तो सरकमफेरेंस का एंगल सेंटर का हाफ होगा। अगर ये वाला 60 है तो ये वाला 30 होगा, और ये एक परपेंडिकुलर की भांति काम करेगा, तो ये दोनों तरफ 90 90 डिग्री के एंगल बनेंगे। तो एक 30 हो गया, एक 90 हो गया, तो ये वाला आपका क्या हो जाएगा, 120 हो जाएगा, है ना। चलिए आगे बढ़ेंगे।
आप में से अगर कोई भी ऐसा बच्चा है जो आज से शुरू कर रहा है या ऑफर के कारण आप अभी जुड़े हो, तो आप यहां से मत पढ़ो, है ना। आप क्वेश्चन का नंबर देखो कौन सा चल रहा है और क्लास नंबर देखो कौन सी चल रही है। तो आप क्लास नंबर 1 से किसी भी चैप्टर को देखते हुए आइए, आपको सब बनेगा, सब समझ में आएगा। लेकिन यहां से डायरेक्ट मत पढ़िए, अगर कोई भी आप में से डायरेक्ट यहां से शुरू कर रहा है तो, है ना। अरे रूपा कुमारी, आप पागल हो चुकी हैं या क्या चाह रही हैं? क्या चाह रही हो आप? आपको जब कई बार बोला है कि 200 प्रश्न कराएंगे, आप एक ही कमेंट करे जा रहे हो, 50 और करा दो, 50 और करा दो। क्या चाहते हैं आप? सुबह सुबह ही कुछ और मधुर सुनना चाहते हैं? क्या चाहते हैं? थोड़ा सा दिमाग का प्रयोग करा करो, शब्दों को ध्यान दिया करो। 1000 बार बोल चुके हैं कि आपको 200 प्रश्न कराएंगे, तो भी सबके सामने अपनी इंसल्ट करवाने पे तुले आप। ठीक है। दूसरा, आप एक बात समझें, हाँ, माय कोर्सेज में जाएं, सब्जेक्ट्स में जाएं, आपको सब दिख जाएगा। ठीक है, क्लास 1 से पढ़िए, बस जो भी देखना चाहते हैं क्लास 1 से पढ़िए, समझ में आपको आएगा। ओके ओके, ठीक है। जिनका भी फर्स्ट डे है, नए बच्चे हैं, सभी का स्वागत है। लेकिन आप यहां से मत पढ़िए, फिर से मेरा आपसे निवेदन है। चलिए आइए, PQR में R54 है, बिंदु S से PQ का समद्विभाजक QR से बिंदु T पर मिलता है ना। देखो, इसको थोड़ा सा डायग्राम को अपन ऐसा बनाते हैं, इसको पहले ऐसे लेते हैं, इसके बाद इसको ले लेते हैं यहां पे, ठीक है। थोड़ा सा ऐसा बना लेते हैं, इसको नाम दे दिया मैंने P, इधर दे दिया Q, इधर दे दिया मैंने R। और आपसे बोला है कि R वाला जो एंगल है वो कितना है? 54 डिग्री है। एस PQ का समद्विभाजक है, P से Q का समद्विभाजक है और T पर मिलता है, यानी इसको दो भागों में बांटेगा। तो आप ऐसे समझिए कि ये A से मैंने बना दिया, है ना। PQ का समद्विभाजक है, मतलब इसको ऐसे बना दूंगा, चलेगा क्या? है ना। और T पर मिलता है तो इसको T नाम देंगे और ये आपका हो जाएगा S। और TPR, T, P और R, मतलब इसको भी मिलाना पड़ेगा, तो इसको भी मिला देते हैं यहां से इस प्रकार से। और इन्होंने बोला कि TPR यानी ये वाला जो एंगल है, ये वाला कितना है? 46 है। तो आपको PQR बताना है। PQR यानी ये वाला एंगल कितने का होगा, ये आपको बताना है। हाँ, ठीक है, चलो सही है। अब एक छोटी सी बात बताओ मुझे, आपसे बोला है ये लंब समद्विभाजक है, मतलब क्या होगा? लंब है तो पहला तो ये 90 डिग्री पर काटेगा, एक बात हो गई, है ना। PQ से T पर मिलता है और TPR 46 है। आपसे मैं पूछूंगा कि बताओ ये पूरा एंगल कितना होगा, तो बहिष्कोण प्रमेय, जो एक्सटीरियर एंगल थ्योरम है, कि ये जो एंगल है इन दोनों की इक्वल होगा, तो इसका टोटल कितना हो जाएगा? ये कंप्लीट एंगल हो जाएगा आपका 100 डिग्री का, 100 डिग्री का। कंप्लीट एंगल कितने का हो जाएगा? 100 डिग्री का हो जाएगा, हाँ या ना। लेकिन यहां पे मैं आपको एक और छोटी सी बात बता दूं, आप यहां पे देख पा रहे होंगे ये दो भुजाएं आपकी बराबर हो गई, ये एक कॉमन हो गई और दोनों में 90 डिग्री है, यानी ट्राइंगल PTS और ट्राइंगल
QTS, PTS और QTS, ये दोनों ट्राइंगल पता है एक दूसरे के क्या हो जाएंगे, सिमिलर हो जाएंगे, समरूप हो जाएंगे। क्यों हो जाएंगे? आपने दोनों की एक साइड ये एक कॉमन और दोनों तरफ 90 डिग्री, यानी साइड एंगल साइड से आपने दोनों को प्रूव कर दिया कि दोनों कैसे एंगल्स हैं, दोनों आपके सिमिलर ट्राइंगल्स हैं, है ना। और अगर सिमिलर ट्राइंगल्स हैं तो दोनों के एंगल्स बराबर होंगे। अगर ये पूरा 100 है तो ये वाला 50 डिग्री होगा और ये वाला भी 50 डिग्री होगा। अब आपको पता है कि ये वाला 90 डिग्री है, ये वाला 50 डिग्री है, तो ये वाला कितना होगा, ये वाला आपका 40 डिग्री होगा, 40 होगा। बी आंसर है आपका। हाँ बिल्कुल। देखिए आप माय कोर्सेज में जाइए, माय कोर्सेज में जब आप जाएंगे तो आपको अपना कोर्स दिखाई देगा और इस कोर्स के अंदर आपको सब्जेक्ट्स दिखाई देंगे और उसमें आपको फिर मैथ्स और सारे फोल्डर्स दिखेंगे, उसमें आपको चैप्टर सारे दिखने लगेंगे। मैथ्स और मैथ्स के अंदर पूरे चैप्टर्स दिखने लगेंगे आपको, उससे आप पढ़ना शुरू कर सकते हैं। माय कोर्सेस के अंदर सब कुछ है, आप अच्छे से चेक करिए। बताओ भाई समझ में आया? ये हो गया 100, दोनों ट्राइंगल सिमिलर हैं तो दोनों 50-50 हो जाएंगे, ये 50 ये 90, तो ये वाला कितना आ जाएगा, 40 आ जाएगा। चलिए अगला क्वेश्चन 171 को देखो। P100 क्यों है? बाहर वाला कौन है मेरे भाई? ये आपका एक ट्राइंगल होता है और ट्राइंगल का बाहर वाला कोण इन दोनों के बराबर होता है। ये 46 है, ये 54 है, तो 54 प्लस 46 इज इक्वल टू 100, तो ये वाला भी 100। ठीक है, इनके बराबर ये होता है। चलो आइए अगला क्वेश्चन देखते हैं। दो लघु वृत्त एक दीर्घ वृत्त को आंतरिक स्पर्श करते हैं तथा दीर्घ वृत्त के केंद्र O से गुजरते हैं और दीर्घ वृत्त का व्यास 28 है। देखो दो स्मॉल सर्कल्स हैं और एक आपका बड़ा सर्कल है, लार्ज सर्कल है, ऐसा बोल रहे हैं आपसे, है ना। तो एक हो गया ये वाला आपका सर्कल, एक इसकी फोटोकॉपी कर दी अपन ने यहां पे, है ना। और क्या होगा, एक बनेगा बड़ा सर्कल कुछ इस प्रकार का, ठीक है। कुछ ऐसी स्थिति बनेगी भाई यहां पे, है ना। एक बड़ा सर्कल, उसके अंदर दो छोटे छोटे सर्कल, और जो बड़ा वाला सर्कल है उसकी रेडियस आपको दी हुई है ना। उसका आपको व्यास दिया हुआ है, दीर्घ वृत्त को O से गुजरते हुए है और दीर्घ वृत्त का व्यास देखो, आप मान लीजिए इसको मैं A नाम दे दूं, इसको O नाम दे दूं, इसको B नाम दे दूं, तो AB आपके पास कितना है, 28 है ना। इसको मैं नाम दे दूं X, इसको नाम दे दूं Y, है ना। तो आप समझिए कि अगर 28 है तो A से लेकर O तक और O से लेकर B तक दोनों होंगे 14, यहां से यहां तक 14 और यहां से यहां तक 14, 14। और तो इस हिसाब से रेडियस दोनों की कितनी आ जाएगी, रेडियस आ जाएगी 7। लेकिन जो बड़ा वाला सर्कल है उसकी रेडियस, उसकी जो व्यास 28 है, यानी उसकी रेडियस कितनी आ जाएगी, तो उसकी रेडियस को हम कैपिटल R यानी हम लिख देंगे यहां पे 14, है ना।
अगर बड़े वाले सर्कल की बात करें तो उसकी रेडियस 14 होगी, लेकिन दोनों छोटे छोटे सर्कल्स की रेडियस कितनी होगी? तो वो 7 होगी। हाँ या ना? हाँ। अब आपसे पूछा है दीर्घवृत्त का वो क्षेत्रफल बताइए जो दोनों लघु वृत्त के द्वारा संलग्नित नहीं है। व्हाट इज द एरिया ऑफ द बिगर सर्कल विच इज नॉट एनक्लोज्ड बाय द टू स्मॉलर सर्कल? यानी ये बड़े वाले सर्कल में से छोटे सर्कल्स के अलावा जितना भी ये पार्ट बच रहा है, इसका एरिया आपसे पूछा गया है कि बताइए इस कप का एरिया क्या आएगा। ये जो मैं बता रहा हूं, दोनों सर्कल्स के अलावा जो बचा हुआ है वो आपको बताना है। बताओ बात समझ आई या नहीं आई? और देखो बहुत सिंपल सा लॉजिक है। आप बड़े वाले सर्कल का एरिया कैसे निकालोगे? उसका एरिया आएगा पाई आर स्क्वायर। इसमें से दोनों सर्कल्स का एरिया, अच्छा दोनों सर्कल सेम है, दोनों की रेडियस सेम है, तो आप दोनों का एरिया यानी ट्वाइस ऑफ पाई आर स्क्वायर माइनस कर दोगे। बड़े सर्कल में से दोनों छोटे छोटे सर्कल्स का एरिया माइनस कर दोगे तो अपने आप जो बचा हुआ पार्ट है वो आपको मिल जाएगा, है ना? तो चलो, अच्छा यहां पे पाई को कॉमन ले लेते हैं तो अपने पास बचेगा आर स्क्वायर माइनस ट्वाइस ऑफ आर स्क्वायर, है ना? ये पाई पाई का मतलब क्या हो गया? 22/7। 22/7। आर बड़े वाले सर्कल की आर कितनी है? तो 14 का स्क्वायर, और ये है ट्वाइस ऑफ स्मॉल आर यानी 7 का स्क्वायर, है ना? तो आप इसको ऐसे भी कर सकते हो। चलो ठीक है, 22/7 ये आ जाएगा आपका 196, और ये हो गया 49। 49 का डबल कितना आ जाएगा आपका? 98। तो ये आ गया आपका 22/7, और 196 में से 98 चला जाएगा तो आपके पास बचेगा 98, क्योंकि 98 हो गया। और इसको अगर आपने कैंसिल करा 7 से, तो 7 से एक बार 7 4 जा 28, 14 का दुगना 28, 28 और 2 हो जाएगा आपका कितना? 3। 308, 308, ये आपके क्वेश्चन का आंसर आएगा, ऑप्शन सी 308। सिंपल बात है। बताओ ओके है ना? बड़े सर्कल में से दोनों छोटे छोटे सर्कल्स को माइनस करना था, पाई आर स्क्वायर में से 2 टाइम्स ऑफ पाई आर स्क्वायर स्मॉल आर स्क्वायर वाले सर्कल्स को माइनस करना था एंड कैलकुलेट करना था। ओके, चलिए आगे बढ़ेंगे। स्मॉल सर्कल का एरिया तो आप पाई आर स्क्वायर से निकाल लोगे, उसमें क्या है? हाँ, करेक्ट। हाँ, मेंसुरेशन जैसा क्वेश्चन हो गया। ये कितने दिन और चलेगा चैप्टर? 1 या 2 दिन और, है ना? ऑलमोस्ट 200 क्वेश्चंस होने हैं। बनाओ भाई जल्दी से डायग्राम। हाँ, क्या दिक्कत आ रही है?
हाँ अभी ठीक है। अभी भी नहीं ठीक है। ओके, अभी ठीक आ रही है आवाज? मोबाइल तो पास वैसे भी नहीं रखा है यार, फिर भी दूर रख देते हैं। दो मिनट वेट करिए, एक दो मिनट रुकिए, मैं मोबाइल में देख रहा हूं क्या दिक्कत आ रही है। सब कुछ तो ठीक दिखा रहा है, पता नहीं ऐसा क्यों हो रहा है। ओके, पता नहीं क्या हो रहा है, अचानक चलते चलते बोल रहे हैं तो ठीक आ रहा है, लेकिन कुछ नहीं बोल रहे हैं तो कुछ वोल्टेज टाइप का डिस्टरबेंस ऐसा कुछ दिखा रहा है। ओके, चलो अभी कंटिन्यू करते हैं, है ना। आपसे बोला है PQ एक वृत्त की जीवा है जिसका केंद्र O है। तो पहले हम बनाएंगे यहां पर एक सर्कल कुछ इस प्रकार का, है ना। ठीक है, थोड़ा सा आप काम चलाएं, देखते हैं फिर चल जाएगा ना काम। ओके, देखो PQ क्या है, एक जीवा होनी चाहिए। तो PQ हम एक जीवा बना लेते हैं कुछ इस प्रकार से। हमने एक जीवा बना ली, इसको हमने नाम दे दिया क्या, PQ। और जिसका केंद्र O है, तो ये आपका O केंद्र हो गया। ROS मतलब वो ये कहना चाह रहे हैं कि केंद्र से गुजरना चाहिए,
तो ये हो गया आपका आर ओ एस, आर ओ और एस, है ना। आर से आरंभ होने रेखा है जो पी क्यू को बिंदु एस पर इस प्रकार मिलती है कि पी क्यू से इसको आगे बढ़ाते हैं और ये इस प्रकार मिलती है, मतलब यहां जाके इन दोनों का मिलना हो जाता है। और इसके बाद बोल रहे हैं कि क्यू एस और क्यू आर, है ना, क्यू बिंदु पर पी क्यू से लेकर हो गया ये वाला आपका एस, बिंदु एस पर इस प्रकार को बिंदु एस पर इस प्रकार मिलती है कि क्यू एस और ओ आर, ठीक है, ये दोनों बराबर होगा। और क्यू एस आर ये 30 डिग्री होगा, मतलब इसको अपने को मिलाना पड़ेगा, है ना। इसको हम मिला देंगे, तो इसको अपन लोग कुछ इस प्रकार से मिला देंगे, ओके। और क्यू एस आर यानी ये वाला एंगल कितना हो जाएगा, ये वाला आपका 30 डिग्री हो जाएगा। तो पी ओ आर, पी से लेकर ओ तक और ओ से लेकर आर तक, है ना, पी से लेकर ओ और ओ से लेकर आर, ये वाला एंगल आपको बताना है कि ये वाला एंगल कितने डिग्री का होगा। ऐसे ही डायग्राम बनेगा क्या? ठीक है, या गलत है? एक मिनट एक मिनट एक मिनट, ये ऐसा बोल रहे हैं कि आर ओ एस, बिंदु आर से एक रेखाखंड बढ़ाई गई पी क्यू को एस पर मिलती है ना, तो ये ऐसे नहीं होगा, मतलब अपन इसको गलत नाम दे रहे हैं। ये एस यहां आना चाहिए, है ना, आर ओ एस और पी क्यू को आगे बढ़ाएंगे तब जाके ये मिलेगा। अब सही है शायद। तो क्यू से लेकर एस तक और ओ से लेकर आर तक दोनों क्या है, दोनों मिल जाएंगे। और ये बोल रहे हैं कि दोनों भुजाएं कैसी है, बराबर है। अब सही है ना। और क्यू एस आर यानी ये वाला जो एंगल है ये कितना है, 30 डिग्री है। तो पी ओ आर, पी से लेकर ओ तक और आर तक ये वाला एंगल आपको बताना है कि ये वाला कितने डिग्री का होगा। बोलो ओके है बात? ठीक है, चलो अब एक छोटा सा काम कर देते हैं कि हम इसको मिला देते हैं, है ना, इसको हम मिला देते हैं। तो ये एक प्रकार से क्या हो जाएगी, ये एक प्रकार से रेडियस हो जाएगी, यानी ये दोनों एंगल्स क्या हो जाएंगे, ये दोनों एंगल्स डेफिनेटली इक्वल हो जाएंगे, दोनों 30-30 के हो जाएंगे। समझ में दोनों 60-60 के हो जाएंगे, क्योंकि ये वाली भी क्या है, कुल मिला के ये तीनों भुजाएं बराबर हो जाएंगी ना, है ना। तो ये तीनों एंगल्स भी बराबर हो जाएंगे, ये वाला आपका 60 का हो जाएगा, ये वाला 60 का हो जाएगा, ये वाला 60 का हो जाएगा। इसको हम कई बार समझ चुके हैं, है ना। अब आप समझिए, अगर ये तीनों 60-60 के हैं तो आप पता लगा सकते हो कि ये वाला एंगल कितना है ना। तो ये वाला एंगल कितना हो जाएगा, ये वाला एंगल 120 हो जाएगा। फिर इस वाले ट्राइंगल की अगर बात करें, ये 120 है, ये वाला आपका 30 है, तो ये वाला एंगल कितने का हो जाएगा, तो ये वाला एंगल आपका हो जाना चाहिए कितने का, 30 का, है ना, है ना। ये वाला आपका 30 का हो जाएगा। अब आपको पता है कि ये पूरा एंगल अपने आप में कितने का होगा, 180 का होगा, पूरा एंगल 180 का होगा। अगर ये 60 का है, ये 30 का है, यानी 90 डिग्री गया, तो इस तरफ यानी कितने अंश का कोण बनेगा, 90 का। एंगल पी ओ आर जो है वो कितने का बनेगा, 90 का। 90 डिग्री आपके प्रश्न का आंसर आएगा। बात समझ आ रही है? हाँ, है ना। यहां पे आप समझेंगे कि इसको जब हम देखेंगे तो अपने आप में इक्विलेटरल ट्राइंगल बनेगा, तीनों 60 60 60। ये 60 है तो एक्सटर्नल एंगल कितना हो जाएगा, 120, ये 120, ये 30, है ना। आप समझे 180 में से ये वाला एंगल आपका 120 है, ये वाला 30 है, यानी 150 गया, तो ये वाला 30। अब ये कंप्लीट एंगल 180 होगा, 180 में से इधर 60 है, इधर 30 है, तो 90 गया। तो इस तरफ यानी ये वाला एंगल भी कितने का बनेगा, 90 का बनेगा। ये आपसे पूछा गया है। चलिए आगे बढ़ेंगे, नेक्स्ट क्वेश्चन। करेक्ट।
चलिए समझे। हाँ, आपसे यहां पे क्या बोल रहे हैं समझना, एक समद्विबाहु त्रिभुज है, तो ये आपका एक समद्विबाहु त्रिभुज हो गया, है ना। ये वाला और ये वाला हम दो भुजाएं बराबर मान ले, तो ये दोनों एंगल्स भी बराबर हो जाएंगे। ओके, और परिमाप 32 है, यानी आपकी मान लीजिए तीन साइड्स हैं, दो साइड तो सेम होंगी, सबका टोटल कितना आएगा, 32 आएगा। और इन्होंने बोला जैसे ये अपना बेस हो गया, है ना, इस ट्राइंगल का बेस हो गया, तो उसका जो आधार है वो 5/6 गुना है किसका, प्रत्येक बराबर भुजा आधार की 5/6 है। अगर आधार को 6 मानेंगे, हम इनका रेशो बनाते हैं, अगर आधार को आप मान लीजिए बेस को 6 मानोगे, तो ये दोनों पता है क्या होंगे, इसकी दोनों जो इक्वल साइड है वो दोनों क्या हो जाएगी, 5 हो जाएगी, है ना। इन्होंने बोला कि जो बेस है उसका अगर आप 5/6 निकालोगे, बेस आधार का 5/6 निकालोगे, तो आपको क्या मिलेगा, जो इक्वल साइड्स हैं, समान भुजाएं, वो मिलेगा। तो अगर मैं आधार को 6 मानता हूं, तो दोनों इक्वल साइड्स क्या हो जाएंगी, 5 हो जाएगी। तो 5 + 5 10 + 6 कितना हो जाएगा आपका, 16। तो आप 32 को 16 से डिवाइड करोगे तो 1 की वैल्यू कितनी आ जाएगी, 2 आ जाएगी, है ना। तो 2 का मल्टीप्लाई करेंगे तो इसका बेस 12 होगा, और दोनों इक्वल साइड जो हैं वो कितनी कितने की होंगी, 10-10 की होंगी, हाँ या ना, करेक्ट। अब अगली बात सुनिए, इसके बाद हम क्या कर सकते हैं, अगर इसको इससे मिला दिया जाए, इसको अगर इस तरीके से मिला दिया जाए और एक लंब खींच दिया जाए, तो ये इसको दो बराबर भागों में बांटेगा, तो ये भी 6 है, ये भी 6 है। अब ये 6 है, ये 10 है, तो ये वाला आपका क्या हो जाएगा, 8, पाइथागोरस थ्योरम से। अगर ये 6 है, ये 10 है, तो ये क्या हो जाएगा, 8। और अगर मुझे इसका एरिया निकालना है, तो किसी भी ट्राइंगल का एरिया होता है 1/2 बेस इंटू हाइट। तो ये हो गया आपका 1/2, बेस कितना हो गया, बेस पूरा लेंगे 12, और हाइट कितनी हो गई इसकी, 8 हो गई। 12 × 8 का आधा कर दो, तो ये आपका कितना आ जाएगा, 48। तो इस ट्राइंगल का जो एरिया है वो कितना आ जाएगा, 48। एक बार फिर से बता रहा हूं, दो साइड्स अगर इक्वल है तो दो एंगल्स भी आपके इक्वल होंगे, यस और नो, क्लियर बात है इतनी, है ना। अब यहां पे आप एक चीज समझेंगे कि अगर ये 6, ये पूरा 12 है ना, हमने आधार को, ठीक है, ये अपना आधार है यानी बेस है, और अगर बेस को हम 6 मानते हैं तो ये दोनों 5 हो जाएंगे। तो 6 + 5 + 5 16, 1 की वैल्यू 2, 2 का मल्टीप्लाई सब में करा तो 10 10 और 12। परपेंडिकुलर ड्रॉ करते हैं तो ये इसको यहाँ पे माध्यिका का भी काम करता है, हाफ हाफ डिवाइड भी करता है, 90 डिग्री भी है। तो ये अपने आप में एक राइट एंगल ट्राइंगल है, यहाँ 6 है तो यहाँ 8 आएगा, तभी यहाँ 10 होगा। तो आपको बेस भी पता है 12 है, हाइट पता है 8 है, 12 96 का आधा 48 आपके क्वेश्चन का आंसर है। नेक्स्ट, ओके, क्लियर है, समझ में आ गया था सभी को। कुछ लोग बोल रहे हैं लास्ट वाले क्वेश्चन में अभी भी दिक्कत है, कौन से वाले में, इसमें। मैं आपको इसको एक बार और समझा देता हूं, देखो, इसको आपको एक बार और दूसरे अंदाज से समझाऊं मैं आपको। कई लोगों को दिक्कत आ रही है कि वो कैसे इक्वल हो गया, वो समझ नहीं आया, मैं बताता हूं। देखो, एक बार जल्दी से इसको समझना, शायद अब आपको समझ में आ जाए। सेंटर से इसको मैंने गुजार दिया, है ना। एक जीवा हमें बनानी थी, तो जीवा हमने इस प्रकार बना दी थी, ओके। यहां पे हमको O दिया हुआ था, ये R था, ये S था, ये Q था, ये P था, है ना। और क्या बोला था, QSR, ये वाला एंगल कितने का है, 30 का है। और POR, P से लेकर O तक और R तक। आपसे बोला था कि ये वाली भुजा और ये वाली भुजा कैसी है, ये दोनों भुजाएं बराबर है। इतनी बात आप समझ गए, है ना। अब एक चीज मुझे और बताइए, क्या ये वाली OR और OP ये दोनों बराबर है? थोड़ा डिटेल में बता रहा हूं, मैंने उस समय फास्ट बताया था, समझ नहीं आया इसलिए फिर से बता रहा हूं।
ओ से लेकर आर तक और ओ से लेकर पी तक इक्वल है, आप बोलोगे हां। फिर मुझे बताओ कि क्या ये ओ क्यू के इक्वल है, तो आप बोलोगे हां, है ना। ओ से लेकर आर तक, ओ से लेकर पी तक, ओ से लेकर क्यू तक, ये सारी रेडियस है तो सारी इक्वल है। और उन्होंने पहले ही कहा था कि ओ से लेकर आर तक और क्यू से लेकर एस तक भी इक्वल है, तो हम कहेंगे कि ये चारों बराबर हो गए, है ना भाई। ये इसके बराबर, ये इसके बराबर और ये दोनों बराबर, तो कुल मिला के चारों ही बराबर हो गए, सब इक्वल हो गए। अच्छा, अब आप एक बात समझो कि यहां पे आपको एक 30 डिग्री दिया हुआ था, ये दोनों एंगल्स आपके हो गए थे, है ना। और इसके अलावा ये बात यहां तक क्लियर हो गई अपनी, ठीक है। अब आप एक चीज यहां पे समझेंगे कि अगर ये दो भुजाएं बराबर हैं, सोचना, अगर ये दो भुजाएं बराबर हैं तो ये दोनों कोण भी बराबर होंगे क्या? अगर दो भुजाएं बराबर है तो दोनों कोण भी बराबर होंगे, तो ये वाला एंगल भी कितने का आएगा? 30 का आएगा। ये दोनों 30-30 हो गए, है ना। अगर ये दोनों 30-30 हो गए तो ये हो गया 60, तो ये आपका कितना हो जाएगा? 120, है ना। दूसरा, अगर आप यहां पे बहिष्कोण प्रमेय लगाते हो, अगर ये दोनों 30-30 हैं तो ये कितने का आएगा? 60 का। अगर दो भुजाएं बराबर हैं तो ये भी कितने का आएगा? 60 का। तो ये वाला भी कितने का आएगा? 60 का। नहीं आया समझ में? फिर से देखो फटाफट, ठीक है। पिछली बार से अब आपको शायद फिर भी समझ में आ जाए। अगर दो भुजाएं बराबर हैं तो दोनों कोण बराबर होंगे। अगर ये 30 है तो ये वाला भी 30 होगा, आप बोलोगे हां, है ना। फिर ये वाला एंगल एक्सटर्नल एंगल है, 30-30 60 के बराबर होगा। अगर इसके सामने 60 तो इसके सामने भी 60, मतलब यहां भी 60 आएगा, तो तीसरे वाले को 60 होना ही पड़ेगा, क्योंकि 120 हो चुके हैं तो 60 बचेगा, है ना। अब आप सोचिए, यहां पे अगर इस पूरे की बात मैं आपसे पूछूं कि बताओ ये पूरा एंगल कितने का, तो आप समझिए 180 में से 60 और 30 90 जा चुका है, तो बचा कितना? 90। तो एंगल पी ओ आर कितने का आ जाएगा? 90 का। अब आपको शायद समझ में आ गया होगा, बताओ क्लियर है? अब समझ में आया? चलो अब अच्छा लग रहा है। अब यार इसमें तुम्हें 5/6 का कंसेप्ट कैसे बताएं। माना आधार 6 है तो इसकी दोनों बराबर भुजाएं 6 का 5/6, यानी दोनों 5-5 होंगी। भुजाएं बराबर है तो दोनों 5-5 होंगी। इसको 6 माना तो ये 5-5 हो गए। इतना तो अब समझ गए होंगे। चलिए 74 नंबर के प्रश्न पर आते हैं। हम्म, हाँ मैं फिर बोल रहा हूं, जो नए हैं आप क्लास 1 से देखिए, बीच से मत पढ़िए, समझ लो मेरी बात को, मत बिल्कुल परेशान हो, नहीं समझ में आएगा, है ना। कोई भी चैप्टर आप पढ़ो क्लास नंबर 1 से देखा हुआ है तो कंटिन्यू करो, नहीं तो पहले वो कवर करो फिर आगे बढ़ो। हम्म, दी गई आकृति में ओ वृत्त का केंद्र है डीसीई। डीसीई आपको 45 डिग्री दिया है। सी से लेकर डी तक आपको 10√2 दिया हुआ है। तो ए से लेकर सी तक की लंबाई क्या होगी, ये आपसे पूछा गया है, ठीक है। देखो इसको बना लेते हैं अपन थोड़ा सा बड़ा, कुछ इस प्रकार से इसको मैंने बनाया, है ना। डायग्राम को इतना सा आपको देखकर समझ में आ गया होगा कि यहां पे कौन सा थ्योरम, कौन सा प्रमेय लगना है ना। बताओ जरा कमेंट करके कि यहां पे कौन सा थ्योरम लगेगा, क्या समझ में आ रहा है देख के। इतना देख के तो अब तो आ ही गया होगा, इतना डायग्राम देख के कि यहां क्या लगेगा। यहां कहीं पे आपका ओ होगा केंद्र में, ठीक है। और फिर एक रेखा और यहां से गुजर जाएगी कुछ इस प्रकार से केंद्र से होते हुए, और इसके अलावा एक और रेखा गुजरेगी यहां से यहां तक, ठीक है। इसके अलावा और एक रेखा होगी जो जाएगी यहां से केंद्र तक। ऐसा कुछ यहां पे खेल चल रहा है ना। और आपसे कहा है कि डीसीई, डी से लेकर सी तक, डी सी और ई, ये वाला जो एंगल है, ये वाला जो एंगल है, ये आपका 45 डिग्री है।
और सी से लेकर डी तक 10√2 है, तो आपको ए से लेकर सी तक की लेंथ बतानी है, ये क्या होगा? यस, एकांतर खंड प्रमेय, ऑल्टरनेट सेगमेंट थ्योरम, वेरी गुड, लग जाएगा वो, है ना? चलो सही बात है। हाँ, ठीक है, बिल्कुल सही है। थोड़ा सा कैलकुलेटिव क्वेश्चन है, थोड़ा सा अपने को समय लगेगा इसको सॉल्व करने में, और अपने पास उतना समय है नहीं। ठीक है, आपको इसका मैं आंसर बता देता हूं, और इस वाले को फिर कल ही मैं आपको बताऊंगा, क्योंकि इसमें थोड़ा समय लगेगा, है ना? इसका करेक्ट आंसर 18.5 आएगा। आप इसको ट्राई करने की कोशिश करना, क्योंकि थोड़ा कैलकुलेटिव है ना? अगर कोण निकालना भर होता तो अपने लिए थोड़ा सा आसान था, लेकिन यहां पे लंबाई निकालनी है, तो पाइथागोरस थ्योरम और कुछ कुछ चीजें छोटी छोटी लगेंगी, और उससे फिर हम इस प्रश्न को हल करेंगे, है ना? तो आप इसको करके देखिए, नहीं तो फिर मैं कल तो बताऊंगा ही आपको, शुरुआत ही हम इससे करेंगे। तो आज के लिए फिलहाल हम यहीं पर रुकते हैं, है ना? छुट्टी कब से है? छुट्टी आपकी 11 से 15 है, 11 to 15 आपका हॉलीडे रहेगा, है ना? लेकिन मैं खुद इंदौर में नहीं रहूंगा, लेकिन मैं कोशिश करूंगा, मैं गांव पर रहूंगा जहां पे हम सेलिब्रेट करते हैं, लेकिन मैं कोशिश करूंगा अगर वहां से पॉसिबल होगा तो क्लास तो नहीं, लेकिन टॉक सेशन या कुछ ना कुछ मैं वहां पे रखूंगा, है ना? हाँ, आज काफी कम सवाल हुए हैं, क्योंकि आज कुछ कुछ समय इन्हीं चीजों में लग गया, साउंड ने भी प्रॉब्लम कर दी। कल कवर कर लेंगे अपन, ठीक है? चलो, तो कल मिलते हैं वापस अपने समय पर, तब तक के लिए टाटा बाय बाय, टेक केयर, जय हिंद, वंदे मातरम, खुश रहिए, मस्त रहिए, मुस्कुराते रहिए, क्वेश्चंस का रिवीजन करिए, और जो भी नए लोग हैं आप एक बार कोई भी चैप्टर को शुरू से पढ़िए, आपको सब कुछ समझ में आएगा, ठीक है? चलो बाय बाय।